अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, बजट पेश करने के बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात जो हैं वो सामने आए, और जिस दिन बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया कि वो बजट इजलास का बाइकाट करेंगे, जिसके बाद इसहाक डार साहब ने मुलाकात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और उनको मनाने की कोशिशें की। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास में शिरकत तो की, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात उनके बरकरार रहे और बिल आखिर कल वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो इख्तिलाफात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दूर हो गए हैं, ख़ास तौर पर बजट के हवाले से। लेकिन पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा का ये बयान है कि जो इस वक्त भी नतीजा खेज जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हुए और अभी भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं कि पीपल्स पार्टी का वहाँ पर रास्ता जो है वो रोका जा रहा है। इसी के साथ साथ अब PTI ने इमरान खान की रिहाई के लिए जो एहतजाज की कॉल दी थी, उसके बाद सेक्शन 144 नाफिज किया गया और इसके बाद तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि ये उनके एहतजाज को रोकने की एक साजिश है, और जो रहनुमा हैं, उनके जो कारकुनान हैं, उनको गिरफ्तार करने के हवाले से भी मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। फिर एक खबर ये भी है कि चीन का आला सतही वफ़द जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है और दीगर जमातें शामिल हैं, उनके रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं, और मुलाकातों में जो CPEC के हवाले से अहम इशूज़ हैं उन पर और मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू हुई है। तो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात हैं, तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का बयान आया बाजवा साहब से मुतल्लिक, और खान साहब की उस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसको हटाने के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। PTI के रहनुमा और तर्जमान रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो एहतजाज की आपने कॉल दी, पहले आप अदालतों में केसेस लड़ रहे थे। आप समझते हैं कि PTI जो है वो अब अदालतों से मायूस हो चुकी है, इसीलिए आप सड़कों पर निकल रहे हैं एहतजाज खान साहब की रिहाई के लिए मुल्कगीर? देखिए, हम मायूसी के बावजूद अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे हैं और खटखटा रहे हैं और खटखटाते रहेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई ऑप्शंस जो हैं वो नहीं होते। अब एजुटेशन की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, लाजमी बात है, वो तो आज नहीं तो कल खान साहब कॉल दे देंगे और हम फिर ये बेशक पिछले 3 महीने से हमें कोई इजाज़त नहीं मिली। हमने तकरीबन 6 या 7 जलसों के लिए मूव किया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कराची में किया था, लाहौर में किया था, पिंडी में किया था, इस्लामाबाद में किया था, मुल्तान में किया था, कहीं से भी इजाज़त नहीं मिली। अब ये तमाम केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पहुँचे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। कराची में तो ये भी हुआ है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर को भी फ्लाउट किया गया। दैट मीन्स कि जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ इन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एट दिस मोमेंट इन टाइम। लेकिन पिछले 2-2.25 साल से जो हो रहा है नादिर साहब, वो आप भी जानते हैं, ना इस मुल्क में आइन को छोड़ा गया है, ना इस मुल्क में कानून को छोड़ा गया है। हर चीज़ को रौंद के अपनी जो मनमानी है वो की जा रही है। तो हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कानून जो है वो दोबारा से अपने आप को असर्ट कर सकेगा। लेकिन उसके बावजूद हम अदालतों में जा रहे हैं इस बात को जानते हुए कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलने की तवक्को बहुत कम है। लेकिन सर, अगर आप सड़कों पे निकल रहे हैं तो सड़कों पे निकलने से, एहतजाज करने से, धरने देने से आप समझते हैं कि कोई रिलीफ मिलेगा इन केसेस में? देखिए, अगर खान साहब ने कॉल दे दी तो पूरा मुल्क जो है वो सड़कों के ऊपर होगा। ठीक है। खान साहब इस वक्त अपने आप को रिस्ट्रेन करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं खुद देखूँगा कि किस वक्त हम ये कॉल देंगे। सो जिस वक्त वो कॉल देंगे सारा मुल्क जो है वो सड़कों के ऊपर होगा। फिर इनको लिए ये आवाम का जमे कफ़ी को रोकना जो है इनके बस का रोक नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि विजडम डिमांड्स, सगैसिटी डिमांड्स के उससे पहले ये जो है ना मामलात को आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक हल कर लें, ताकि मुल्क जो है वो एक ऐसी डगर के ऊपर चल पड़े जहाँ तरक्की मुमकिन हो, जहाँ आगे बढ़ने जो है ना वो मकसद हो। जी, लेकिन सर अब जो 144 सेक्शन नाफिज किया गया उसको आपने शायद अदालत में चैलेंज भी किया है, लेकिन उसके बाद आपका क्या लाएमल होगा? आपको कराची में इजाज़त नहीं मिली, दीगर इलाकों में जो जलसे करने की इजाज़त नहीं मिली, एहतजाज कर रहे हैं तो सेक्शन 144 है, तो आपके सामने कौन से रास्ते हैं? अदालतों से आपको उम्मीद नहीं है? हमारे सामने, अगर आप मेरी जगह होते तो अगर यही सवाल मैं आपको करता तो आपका जवाब जो है वो क्या होता? वो सिर्फ यही है कि जी आप ये मजबूर कर रहे हैं कि हम आइन और कानून को बलाए ताक रख के अपना एजुटेशन जो है वो सड़कों के ऊपर ले जाए। हमने अपने आप को रोका हुआ है। हम नहीं चाहते कि हम आइन और कानून को उसको वायलेट करें। लेकिन
तकरीबन 3.5-4 महीने से अदालतें भी हमारे साथ एक तमाशा कर रही हैं। हमें बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें अपना पॉलिटिकल एजिटेशन करने की इजाज़त है, अपने जलसे जुलूस करने की इजाज़त है। सिर्फ पीटीआई के ऊपर इनकी तलवार लटकी हुई है कि हमें इजाज़त नहीं देनी। अब देखिए पूरे सूबे में सेक्शन 44 जो है वो लगाने की क्या है, दैट मीन्स कि ये बेसिकली कन्फेस कर रहे हैं, खुद जो गवर्नमेंट है पंजाब की वो कन्फेस कर रही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकाम रहे हैं। सेक्शन 144 तो तभी लगता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको चैलेंजेस हैं और उसको मेंटेन करने के लिए हम जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो हैं लाइक इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 वो ले रहे हैं। तो ये अपनी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। ये उनकी अपनी एक स्टेटमेंट जो है उनकी अपनी नाकामी को इज़हार करती है। हम डिटर्मिन्ड है कि हमने पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट है वो करने हैं और ये चंद दिनों की बात है, उससे ज़्यादा आगे नहीं मामला। प्रोफेसर साहब, बीच में मुज़ाकरात की बड़ी एक बहस चल रही थी, आपसे भी हम बार बार सवालात कर रहे थे। अब बिल्कुल खामोशी है मुज़ाकरात के हवाले से, जो एक टीम बनी थी उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं है, कोई राब्ता नहीं है? नहीं, कोई अपडेट नहीं है जी इस सिलसिले में। मुज़ाकरात का वही हमारी जो स्टांस है, वही पोजीशन है पहले दिन से, वही इस वक्त भी मौजूद है, उसमें कोई चेंज नहीं आई हुई। लेकिन सर बैरिस्टर गौहर साहब ने जब अडियाला जेल के बाहर सर उसके बाद मेरी स्टेटमेंट आ गई। बिल्कुल, आपने प्रेस खान साहब के पास गए थे, मुलाकात की थी, उनकी इनपुट ली थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उस मीटिंग में गौहर साहब भी मेरे साथ बैठे हुए थे, उनके सामने उन्होंने ये कहा था और उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट हमें दी थी उसके मुताबिक हमने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बयानिया अपना जारी किया था। उन्होंने, मैं रीइटरेट कर देता हूँ, उन्होंने कहा था कि हम जो मैंडेट चोर जमाते हैं उनके साथ किसी किस्म का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं करेंगे। हाँ, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ हम एंगेज करेंगे, कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उसको उन सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ला सकें। महमूद खान शेख ज़ई साहब के बारे में उन्होंने फरमाया था कि वो जो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, वो कहते हैं कि जी मैं बात कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। तो खान साहब ने कहा था कि वो अपने तई अगर बात करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त है, वो बिल्कुल बात कर सकते हैं। अच्छा। ये हमारी पोजीशन थी, ये हमारी पोजीशन है। ओके, मतलब अलायंस अगर अचकज़ई साहब पीपल्स पार्टी के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं तो वो जा सकते हैं? हम किसी पार्टी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते उनको वन वे और द अदर। वो अगर फील करते हैं कि वो कुछ कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं तो उनको बिल्कुल वो अपने तई ज़रूर करें वो। और अगर वो यहाँ तक भी उन्होंने कहा है, खान साहब ने आज ही फरमाया कि अगर वो लेके कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस लेके हमारे पास आएंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि क्या उसके ऊपर हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए। अच्छा, सो इट्स एन ओपन एंडेड पॉलिसी। तो सर हम ये कह सकते हैं कि आपने अपना इख्तियार जो है वो अचकज़ई साहब को दिया है? ये नहीं जाता। पीटीआई की पोजीशन बड़ी क्लियर है, दो चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि हमने मैंडेट चोर जमातों के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना। अचकज़ई साहब करेंगे, वो आपके पास तजावीज़ ले आएंगे? हाँ जी, अगर वो हमारे पास आते हैं हमारे इत्तेहादी के तौर के ऊपर, वो कहते हैं जी कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसके साथ आगे बढ़ा जाए, तो फिर खान साहब ने फरमाया कि हम उसको कंसिडर करके देखेंगे कि क्या उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स। सर हम मुख्तलिफ और भी अहम सवाल हैं उन पर भी आएंगे, लेकिन अभी नई जमात शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब, आप क्या देख रहे हैं मुल्क में एक नई जमात का एडिशन? शाहिद खाकान साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन मेरी पॉलिटिकल सेंस जो ये कहती है कि ये किसी नई पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करने का टाइम नहीं था। अच्छा, इस वक्त जो है मुल्क ऑलरेडी जो है वो बड़ा कमिटेड है अपनी पॉलिटिकल जो डिविजन के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक 95 to 95% पीपल जो इस वक्त हैं, 90 to 95% वो खान साहब के सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त की जो लेटेस्ट हमारे पास जो फिगर्स हैं, तो इस 90 to 95% वो 90 to 95% पीपल अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं और बाकी भी यहाँ लॉट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, आप देखेंगे जो हैं ये सारी मैंडेट चोर जमातें भी बैठी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो एक स्पेस होनी चाहिए ना एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करके, वो स्पेस में से अपनी पोजीशन बनाते हैं, वो गेन करते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद खाकान साहब, अब्बासी साहब जब आगे बढ़ेंगे तो उनको एहसास होगा कि शायद एक अच्छा मूव हो सकता है, लेकिन द टाइमिंग जो है जो उन्होंने चूज़ की है वो शायद इतनी अच्छी नहीं, वो अच्छी नहीं है। हाल ही में अभी भी हमने देखा कि कुछ देर पहले भी पीटीआई का एक बयान आया मोहम्मद ज़ुबैर साहब के बयान को लेकर के बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल हो, उनको इंसाफ जो भी तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उसका इंसाफ होना चाहिए, उनको एक कटड़े में लाना चाहिए बाजवा साहब को। आप समझते हैं कि ये मुमकिन हो सकेगा, ये सारी चीज़ें जो मुतालबात तहरीक इंसाफ कर रही है? दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो शख्स हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ये सारा जो है ये ब्रोकर करने में, ठीक है, सब एक बात। नंबर दो बात, आज जो कुछ कह रहे हैं ये स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस में, वो उस चीज़ के अकॉर्डेंस में जो कि खान साहब
काफ़ी देर से कह रहे हैं कि किस तरीके से विद इन द फर्स्ट ईयर उनकी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिशें शुरू हो गई थी। और ये वही बाजवा साहब हैं जो कहते थे कि हमारा अब पॉलिटिक्स में कोई अमल दखल नहीं है। एक तो जब ये फरमाते थे कि जी अब हमारा अमल दखल नहीं है, तो उसका मतलब ये होता था कि पहले अमल दखल रहा हुआ है। हमारी कंटेंशन ये रही है कि पिछले 76 साल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल रहा है, या डायरेक्ट मार्शल लॉज के थ्रू या इनडायरेक्टली अपने स्टूजेस और साइकोफेंट्स को मसनद इक़्तिदार के ऊपर बैठाने की शक्ल में आज भी जारी है। शायद आज जो अमल दखल है, आज जो इंटरफेरेंस है, वो पहले कभी इतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी कि आज है। आज 2-2.25 साल से जो जुल्म, बर्बरियत और जो जबर का मुजाहरा किया गया है, जो रियासती फस्तायत जो है जिसका मुजाहरा किया गया है, वो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने कभी कम से कम अपनी ज़िंदगी में इस किस्म का जुल्म, जबर और फस्तायत जो वो पहले नहीं देखी हुई। तो ये एक इंडाइटमेंट है इस वक्त जनरल बाजवा के ऊपर तो है ही है, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी है जिसको कि वो रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि वो एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस इंस्टीट्यूशन से बलाए ताक तो नहीं रह सकते, मतलब उससे ओवर एंड अबव हो के तो नहीं, लाजमी बात है उसके एक हिस्से के तौर के ऊपर, बल्कि उसके हेड के तौर के ऊपर ये सारा काम करते रहे। तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये इनकम्बेंट है, मेरा ख्याल है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो इनको अदालत में लेके आएँ और इनके ऊपर वो इनकी इंक्वायरी की जाए, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की जाए, और इन्होंने जो काम किया है उसके बारे में एक रिपोर्ट शाया की जाए, और उसकी रिपोर्ट के कंटेंट्स एंड फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। और वो मुकदमा जो है वो आर्टिकल 6 के अंडर बनता है कि फौज की ओथ है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ओथ है कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। ये खुद माने हैं, इनकी अपनी स्टेटमेंट भी थी रिटायरमेंट में फौरन बाद कि हमने करते थे लेकिन अब नहीं करते। और अब जुबैर साहब की स्टेटमेंट के बाद उसके ऊपर मोहर सब्त हो गई है कि इन्होंने खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेरेंस के थ्रू कराई। सर, आपके पास 2 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट, जहाँ पे आपके अरकान मौजूद हैं। क्या आप पार्लियामान के अंदर कोई मोशन, कोई रेजोल्यूशन लाने का इरादा रखते हैं? क्योंकि इस बात पे तो डिफेंस मिनिस्टर आके आपको जवाब भी दे सकते हैं। बिल्कुल पूरा हमारा ये है, पूरा इंतज़ाम है कि हम ऑन द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी हम दोनों हाउसेस में लेके जाएंगे, नेशनल असेंबली में भी लेके जाएंगे और सेनेट में भी लेके जाएंगे, और पूरी एजुटेशन करेंगे। और इसको हम ये भी सोचेंगे कि क्या हम इसको अदालतों में भी ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, क्योंकि हियर इज़ अ कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय अ पर्सन जो इतने के बहुत मेजर रोल प्ले किया। लेकिन सर फिर आपसे ये भी सवाल होगा कि यही बाजवा साहब थे, 2019 में आपने तोसी दी, दीगर जमातें कह रही हैं कि हमारे ऊपर दबाव था, हमें कहा गया, हम रजामंद नहीं थे, फिर भी कहा गया कि आप तोसी में साथ दें। तो उस वक्त अगर आप ना देते तोसी, तो क्या दबाव था, क्या सूरत हाल होती? देखिए, ये दोनों जमातें जो हैं उस वक्त जाके उनके साथ डील कर चुकी हुई थी, बाजवा साहब ने उनके साथ डील कर ली थी। उसी डील की जो क्विड प्रो को होता है, उसके क्विड प्रो को के तौर के ऊपर बोथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्राइमरीली एंड पीपल्स पार्टी सेकेंडरीली उन्होंने इनको एक्सटेंशन दी थी। एक्सटेंशन के लिए इनके साथ एग्रीमेंट किया था। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा कि चलें, अब ये मान रहे तो इस एजुटेशन से बचने के लिए चलें इनको दे देती है। अब मैं आज जब मैं सोचता हूँ इस मसले में, तो शायद हमने गलती की, हमें नहीं करना चाहिए था। ये मेरी ज़ाती राय है, ये मैं बड़ा कैंडिडली बात कर रहा हूँ, हमें नहीं करना चाहिए था इररिस्पेक्टिव। मतलब सर, जब आप तोसी दे रहे थे उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग बाजवा साहब से बातचीत कर रहे थे? नहीं, हो चुकी हुई थी इनकी बातचीत, इनकी डील तय हो चुकी, आपके इल्म में नहीं था? इनकी डील तय हो चुकी हुई थी, फिल्टर होता रहा, इन्फॉर्मेशन आ रही थी। अच्छा। लेकिन ये डील हो चुकी हुई थी। डील इनकी देखिए, जो जुबैर साहब ने कहा है उसको फॉलो कर लेना। हाँ। डील तो हो चुकी थी 2019 में, तब से इशू पहले 6 महीने के अंदर बाजवा साहब ने हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया था। मैं मौजूद था, मैं बार बार कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ इसके ऊपर। तो एक बनती है, इंक्वायरी बनती है, इंक्वायरी की फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर एक मुकदमा बनता है और सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी नादर, उस वक्त तक एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस इस मुल्क की पॉलिटिक्स में नहीं ख़त्म होगी। और जब तक इंटरफेरेंस ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो पार्लियामान के अंदर आपका मुतालबा डिफेंस मिनिस्टर से होगा कि वो आके आपको बताएं कि ये मामला क्या है? अब हम इंक्वायरी डिमांड करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी डिमांड करेंगे। इसकी स्टेटमेंट के ऊपर हम जुबैर साहब से भी कहेंगे, फॉर्मली उनको कहेंगे जी कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें। और ये जो आज उन्होंने एक आपके एंकर के साथ बैठ के जो कुछ बात की है इसके बारे में, और वो कहते हैं कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है। अभी ये तो वो चैप्टर नंबर 1 है, इसके बाद पता नहीं कि 100 चैप्टर्स और के कितने उन्होंने लिखने हैं जो बयान करने हैं। हम चाहेंगे कि वो तमाम हकायक जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने बयान किया जाए, ताकि इनको पता चले कि लेकिन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। फिर आपके ऊपर ये भी तनकीद होगी कि चले आपने तोसी दी, फिर आपने साइफर की एक बात की, फिर आपने अमेरिका की साजिश की बात की, अब आप कह रहे हैं कि सारा कुछ बाजवा ने किया। तो वो जो साइफर का मामला है वो लिंक्ड है विद बाजवा साहब? साइफर एक हकीकत है, एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है।
साइफर का केस डिसमेंटल हो चुका हुआ है, हम खान साहब उसमें से रिलीज उनको मिल चुकी हुई है जी। तो हमारा जो कंटेंशन है वो सही साबित हो चुकी हुई है। वो अब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इंटरसेप्ट ने उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर के ऊपर पब्लिश कर दिया हुआ है। हाँ। साइफर मौजूद है साइफर का केस, लेकिन इन्होंने अपनी जुर्म को छुपाने के लिए इन्होंने अदालत में भी वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, सही, जिसकी बेसिस के ऊपर वो सारा जो केस है वो डिसमेंटल हुआ है। क्यों नहीं किया इन्होंने? किस चीज से डरते हैं? अमेरिका से डरते हैं? किससे खौफ खा रहे हैं? सर ये साइफर पार्लियामान में पेश हो सकता है? साइफर जाना चाहिए, एट सम पॉइंट इन टाइम डेफिनेटली जाना चाहिए। और ऑलरेडी देखिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको कंसिडर किया था। नादर आप जानते होंगे सारा कुछ, हमने डिमांड सर्व किया था। हाँ। हमने माना था कि ये ग्रेव इंटरफेरेंस है, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स के वर्ड्स हैं, ग्रेव इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से आपने अमेरिका के ऊपर डीसी में और यहां डिमांड सर्व किया था। वो किस लिए डिमांड सर्व किया गया था? सही। तो ये तो सारा एक मजाक इन्होंने बनाया ना, जो कंटेंशन थी सिर्फ खान साहब को अंदर रखना था, तो इन्होंने एक साइफर का मुकदमा बना दिया। अब देखिए इद्दत का मुकदमा किस तरीके से डिले कर रहे हैं, जजमेंट क्यों नहीं आ रही है उसके ऊपर, जबकि वो कहता है, जज ने कहा था कि मैं जजमेंट दे रहा हूं अगली पेशी के ऊपर, तो उसको उन्होंने निकाल दिया, जज को निकाल दिया। सर एक आखिरी सवाल कि आज जो चीन का आला सतही वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, उसमें अली जफर साहब भी हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, दीगर रहनुमा भी हैं, क्या इन इशूज़ पे तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ चलने का फैसला कर चुकी है कि ये जो मामलात होंगे इन पे हम साथ देंगे? देखिए जी, मैं भी वहाँ गया हुआ था, मैं और अली जफर दोनों बैठे हुए थे, ठीक है जी। मेरा जब नाम गया, मेरी पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया जी कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा। हमें इन्विटेशन आई है चाइनीज़ की तरफ से, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन्विटेशन नहीं आई है। अच्छा, क्लियर कर दूं, हमें चाइनीज़ की तरफ से इन्विटेशन आई, मुझे ज़ात मेरी पर्सनली भी आई है, चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को भी इन्विटेशन गई है कि जी आप भी आए। पार्टी ने नॉमिनेट किया मुझे कि जी मैं जाऊंगा। जब मेरा नाम गया है तो इन्होंने मुझे स्टॉल करने की कोशिश की है, मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की है। चूंकि मैं किसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो चाइनीज़ टूक अ पोजीशन कि हमने करना है। इसके साथ साथ हमने अली जफर साहब का नाम भी नॉमिनेट कर दिया था, बिकॉज बेसिकली हमारा चाइनीज़ के साथ, चाइनीज़ हुकूमत के साथ जब हम हुकूमत में थे, हमारा बहुत करीबी ताल्लुकात थे और हमने सीपैक को आगे बढ़ाने में बहुत एक पॉजिटिव किरदार जो है हमारी हुकूमत ने वो किया हुआ है। तो हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो किसी सूरत में डैमेज हो। सो हमने इसीलिए जब ये पता चला तो हमने अली जफर साहब को भी नॉमिनेट कर दिया। लेकिन चाइनीज़ टूक अ पोजीशन, हमें नंबर 1 इन्विटेशन उनकी तरफ से आई, फिर उनकी इंसिस्टेंस के ऊपर मुझे भी फाइनली फॉरेन ऑफिस ने परमिट किया। सो अली जफर और मैं दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट किया। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन, वी डिड नॉट वांट टू स्टे अवे। पहली दफ़ा है कि हमने हुकूमत का कोई फोरम जो है वो हमने चाइनीज़ की इन्विटेशन के ऊपर हमने वहाँ गए हैं। This is the truth about what happened. ठीक है रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, रऊफ हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। फारूक सत्तार साहब MQM के सीनियर रहनुमा, इस वक्त जो मुलाकातें चल रही हैं पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात की खबरें, फिर बजट का मामला और सिंध की जानिब से जो बजट पेश किया गया है, इसी मामले पर हम बात करेंगे फारूक सत्तार साहब से। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हाल ही में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की, वो नालाम भी थे, अभी भी वो कह रहे हैं कि कोई मामला हल नहीं हुए। MQM सर खुश है? नहीं, MQM भी बहुत ज्यादा नाला है, क्योंकि बजट में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैबिनेट में बैठ के बजट को पास कर देना वजीर आजम के कहने पर, तो वो एक अलग अमल है। लेकिन एक हलीफ होने के नाते से अगर हमें, मैंने आज अपनी तकरीर में भी कहा, मैंने आज बजट पर स्पीच की है, तो मैंने उसमें यही बात की कि देखें, हम बहुत सारी ऐसी तजावीज़ देते हैं जो डुएबल है। मिसाल के तौर पर आपको ये समझाते कि जो बिजली, तेल, गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, फिर बिजली और गैस के लोड शेडिंग, बिजली के और गैस के बिल आ रहे हैं, लेकिन दोनों दस्तयाब नहीं है। लोड शेडिंग 18 घंटे चल रही है, लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। फिर उसके बाद मजीद टैक्सों की भरमार है। आपको आसान है ना, सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा कर दें, हर चीज जो पहले एग्जेम्प्टेड थी उस पर सेल्स टैक्स लगा दे, दूध पे सेल्स टैक्स लगा दिया, तालीम पे सेल्स टैक्स लगा दिया, अस्पताल और मेडिकल का जो शोबा है, दवाइयाँ, उन सब पे सेल्स टैक्स लगा दिया, उनकी इंपोर्ट पर ड्यूटियां लगा दी। तो मुझे बताइए, और चैरिटेबल अस्पताल जो हैं, तो जो थोड़ा सस्ता इलाज लोगों का करते थे, उस पर भी ये सारा सेल्स टैक्स और ये सब लगा दिया। तो मुझे बताइए कि अब ये जब सूरत हाल होगी
اچھا جبکہ یہ کس لیے کہ IMF سے قرضہ لیا اور اب یہ کسی طرح اس قرضے کو چکانے کے لیے عوام کو بے دردی کے ساتھ بے حسی کے ساتھ لوٹنا ہے. ارے ان کا تو آپ نے خون کا آخری قطرہ بھی نہیں چھوڑ دیا, وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں, اسے آپ اور مار رہے ہیں. انکم ٹیکس جو تھا 6 لاکھ پہ پہلے کوئی آدمی دیتا تھا جب اس کی سالانہ تنخواہ تھی 2.5%, اب اسے 5% کر دیا. 12 لاکھ پہ 5% بھی اسے 10% کر دیا. تو مرے ہوئے کو مار رہے, جو ٹیکس دے رہا اسی کو مار رہے. 100 آدمی بس میں بیٹھے ہیں, بس بند ہو گئی, دھکا 2 لوگ لگا رہے ہیں, تو بس چلے گی کیسے, یہ ملک چلے گا کیسے؟ ہاں ریٹیلر سے بھی لیں, تاجروں سے بھی لیں, بلڈر سے بھی لیں, لیکن جو آسان ہے آمدنی, ان کی آمدنی پہ لے, بلڈر کی آمدنی پہ لے, تاجروں کی آمدنی پہ لے, ریئل اسٹیٹ پراپرٹی والوں کی آمدنی, ان کی آمدنی کو اسیس کریں. اس کے لیے ICC, ICAP اور اس کے بعد ICMA اور مختلف جو یونیورسٹیز ہے جہاں MBA, جہاں اس قسم کے کورسز ہوتے ہیں, ان کے بچوں کو, فائنانس کے بچوں کو لا کے ان سے اسیس کروائیں. تو ہم نے تو وہ حل دیے ہیں کہ جس سے کہ آمدنی پہ ٹیکس ہو. آپ لگاتے ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس, اور سیلز ٹیکس کنزیومر پہ چلا جاتا ہے, اور کنزیومر جو ہے ایک صارف, وہ کیا کیا کرے گا اپنے والدین. لیکن فاروق ستار صاحب, پیپلز پارٹی کو تو وزیر اعظم صاحب نے بلا لیا, گھر کا کرایہ دے گا, آنا جانا ہے تو وہ بھاڑے اور کرائے کے لیے ٹرانسپورٹ کا پیسہ رکھے گا. فاروق بھائی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بل میں فارغ ہے نا, تو کیسے کام چلے گا؟ تو یہ ہماری ناراضگی ہے. ہاں فاروق ستار صاحب, اب پہ کوئی ٹیکس نہیں, ایگریکلچر پہ کوئی انکم ٹیکس نہیں, 23% GDP کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایگریکلچر. ٹھیک ہے, لیکن فاروق ستار صاحب اب وزیر اعظم صاحب نے PP سے تو رابطہ کیا, ملاقات بھی ہو گئی کل, MQM سے کوئی رابطہ ہوا ہے, MQM سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ آج میری سخت تقریر کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آج یہ رابطہ کریں گے MQM سے اور بولیں گے کہ بھائی اتنا ٹیمپریچر MQM میں بھی اتنا آگے بڑھ گیا, ہمیں تو نہیں مدد. اچھا یہ ٹیمپریچر ہمارا نہیں ہے, ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے. سر یہ ٹیمپریچر جائے گا کہاں تک؟ کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی لائسنس نہیں چاہیے کسی چیز کا, لیکن ہمیں عوام کے لیے اس میں ترجیحات ہو کہ اگر ڈائریکٹ ٹیکس آپ کو لگانا چاہیے, اس کی شرح میں آپ اضافہ کریں بے شک. اور جائیدادیں ہیں, املاک ہے, روسا ہے, عمرہ ہے, وڈیرے, جاگیردار, سردار, چودھری, قوانین, یہ وہ لوگ ہیں. پھر دیکھیں نا, پاٹا اور آزاد کشمیر, یہ کراچی چیمبر آف کامرس جو کہ کہتا ہے کہ کراچی 60% ریونیو دیتا ہے, 30-40% GDP ملک کی مجموعی پیداوار میں اس کا حصہ ہے. اور اگر اس کراچی کو آپ اگنور کریں گے, اس کی آواز کو نہیں سنیں گے, سارے ٹیکس اس سے لیں گے, تو یوٹیلیٹی کے بل سارے وہاں سے ادا ہوں گے, تو پھر بتائیں کہ یہ سارے علاقے جو کمپلیٹلی مادر پیدر آزاد ہیں, ایگزمپٹڈ ہے. فاروق ستار صاحب یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ کے اگر تحفظات دور نہیں ہوتے تو پھر کیا, جیسے پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کا, انہوں نے کہا بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے, انہوں نے کہا, تو کیا پھر MQM بھی یہی کرے گی کہ بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی, یا پھر جیسے پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ حکومت سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں, ایسے ہی MQM بھی کر سکتی ہے؟ سر دیکھیں, اس وقت ریالٹی یہ ہے کہ حکومت سے علیحدہ ہونا وہ سمپلی آپ ڈیموکریسی کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے اور ڈی ریل کریں گے اس پروسیس کو. اور ابھی 3-4 مہینے ہوئے الیکشن کو, کیا ملک اس پوزیشن میں کہ دوبارہ فوری ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں؟ ہاں, مڈ ٹرم الیکشن کے بارے میں 1-2 سال کے بعد سوچا جا سکتا ہے. اور اس وقت تک سیاسی بحران ایک ریزن ہوتا ہے معاشی بحران کا, معاشی بحران کی کئی وجہ, لیکن ایک بڑا ریزن سیاسی بحران ہے. اب تو ایک جماعت کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس معاشی بحران پر قابو پائیں, مہنگائی, بے روزگاری کا خاتمہ ہو. 12 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے, آپ کے نوجوان, 6 لاکھ پورے ملک سے اور 6 لاکھ کراچی سے. یہ برین ڈرین ہوا ہے. پھر آپ کا یہ جو پراپرٹی لیگ دبئی کا, یہ کیا کمازی ہے کہ لوگ یہاں انسیکیور ہیں, یہاں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, یہاں ہراسمنٹ ہے FDR کی طرف سے. کوئی اگر انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر آگے جو ہے وہ ایک. تو فاروق ستار صاحب, آپ کو 1.5 کے بعد مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, یا ایسا ماحول بنے گا؟ جی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر حکومت کو نہ بھی چھوڑوں مجبوری, دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں مجبوری میں کڑوا گھونٹ پی لوں, اس بجٹ کو پاس بھی کرا دوں ایک بھاری دل سے, مطلب ہیوی ہارٹ سے. لیکن عوام کا کیا ہوگا؟ انہیں خودکشیاں کرنے سے کون روکے گا؟ انہیں اسٹریٹ کرائم پر جو وہ اب تیار ہیں, آمادہ ہیں, کون روکے گا؟ بے حسی, بے رحمی ایسی کہ کراچی میں گولڈ میڈلسٹ بچوں کو قتل, ان کا قتل ہو گیا. بھائی مزاحمت نہیں ہو رہی
पर्स भी दे रहे हैं, अपना वॉलेट भी दे रहे हैं, अपनी गाड़ी भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी दे रहे हैं, मोबाइल भी दे रहे हैं, फिर भी उनको मार के नहीं सर, फिर तो ये हुआ ना फारूक सत्तार साहब कि अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना भी हुए तो भी आप बजट को सपोर्ट करेंगे, बजट मंजूर करवाएंगे? देखिए, मैंने कहा मजबूरन होगा अगर ऐसा होगा। अच्छा। हम दिल से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं जो आगे होने जा रहा है, जो आज़ाद कश्मीर में होगा, कराची में होगा, मुजफ्फराबाद में होगा, कराची में होगा, लाहौर में होगा, पेशावर में होगा, कोयटा में होगा, मुल्तान में, रावलपिंडी में, ये अब हर जगह लोग बगावत पर आमादा होंगे। पहले तो किसी ने मुल्क के खिलाफ नारा लगाया, आपने आइन और कानून की उसके ऊपर गिरफ्त डाल दी, लेकिन अब अगर लगाएंगे, चूंकि आप आइन और कानून में जिंदा रहने का हक तो दे नहीं रहे, फिर उसकी गिरफ्त कैसे करेंगे? वो बोलेगा भाई मुझे जिंदा रहने का तो हक दो, आइन में और कानून में वो मुझे दे नहीं। फारूक सत्तार साहब, सर एक आखिरी सवाल होगा। बिल्कुल फारूक सत्तार साहब, सर एक आखिरी सवाल होगा कि मोहम्मद जुबैर साहब जो सिंध के साबिक गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने एक अहम बयान दिया है कि 2020 में ही बाजवा साहब ने नवाज शरीफ से रब्ता करके कहा था कि वो 2020 में इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराना चाहते थे। अब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में MQM भी साथ थी, पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी। क्या 2022-23 में जब ये तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आई तो बाजवा साहब का आपसे रब्ता था, MQM के साथ भी रब्ता था, पहले कोई बातचीत चल रही थी? देखें, ये मीडिया जो है ना इस तरह की स्टोरीज में यूज होगा, क्योंकि इसमें सनसनी है ना जी। ये सर ये साबिक गवर्नर कह रहे हैं फारूक साहब, दिखता है ये आइटम। साबिक गवर्नर को आज बोलने की जरूरत क्यों पड़ी जी? जब उनको PMLN में टिकट नहीं मिला, उनको PMLN में वो पोजीशन नहीं मिली। यार मैं कहता हूँ कि अगर मर्द के बच्चे हैं तो यार बोलते ना ईमानदारी से, पहले बात करते ना। ये जब बाजवा ने बुलाया तो अगर आप आर्मी की मदाखलत की इतना खिलाफ है, छोड़ देते गवर्नर इसको जी। गवर्नर ही क्यों रखी मोहम्मद जुबैर ने उसको? सही। अगर बाजवा साहब ने बुला के ये कहा था कि इमरान खान की हुकूमत को हटाएंगे, अब ये भांडे फोड़ने का जो ये जो क्या फोड़े जा रहे हैं, चौराहों पे हंडिया फोड़ी जा रही है, तो इसका फायदा क्या? इससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। इसका मतलब इस मुल्क में डेमोक्रेसी भी एक गेम है। चलो ठीक है फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, फारूक की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, रऊफ़ हसन साहब और फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी के जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, हाल ही में हमने शुरू में जिक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद अब ये कहा जा रहा है कि मामलात किसी हद तक तेप आ गए हैं, लेकिन शाजिया मरी साहिबा का कहना है कि अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो नतीजा खैज़ साबित नहीं हुए। कमरजमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। सर, अब सवाल यही, कल जो अहम मुलाकात हुई थी उसके बाद यही पूछा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो इख्तिलाफात थे हुकूमत के साथ, क्या वो तमाम इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं, और ख़त्म हुए तो क्या शराइत हैं, क्या बजट के हवाले से हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है? देखिए, गुजारिश है कि इत्तेहादी हुकूमतें जब भी बनती है ना, तो वो कोई उसमें मुकम्मल तौर पे हम आहंगी नहीं पाई जाती, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसीलिए हमने हुकूमत बनाते वक्त कुछ चीज़ों के ऊपर एक वायदा लिखा था। ये हमारे दीन का भी फैसला है और दुनिया का भी फैसला है कि लिख के अपने मुआहदे किया करो। हमने लिख के मुआहदा किया, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए जून बजट का टाइम आया, उससे पहले भी हमारे लोग जाके, हमारी जो सीनियर क़यादत है वो बताती रही, और बजट के मौके पे भी हमारे सीनियर साथियों ने पार्टी के जो जज्बात थे, या चेयरमैन साहब के ऊपर जो सिंध गवर्नमेंट का या पार्टी का अमूमी तौर पर पंजाब का या KPK का जो दबाव था, वो भी बताया कि जी वो ये मुतालिबात है, आपके साथ हमारा एक एग्रीमेंट है, और उसके तहत आप, और वो कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई नाजायज मुतालबे कर रहे हैं, हम कोई नाजायज मुतालबे कर रहे हैं, बल्कि हमारा तो इशू सिंपल इतना ही था कि डेवलपमेंट के ऊपर बाकी जिस तरह आप अपने मेंबरान का ख्याल करें, हमारा भी करें, और PSDB में तमाम सूबों के शेयर का तवाज़ुन ठीक रखा जाए। कुछ चीज़ें इसी तरह की थी। ये ज़्यादा बेहतर था कि वो इस डेडलॉक से पहले एमिकेबली सेटल हो जाता, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो कोई ऐसी क़यामत खेज बात नहीं हो गई। हाँ, उसमें पीपल्स पार्टी ने अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया, अपने कुछ मेंबरान को बजट तकरीर में सिर्फ तकरीर की हद तक वो रुक गए, और उसके बाद मुलाकातें हुई जिनका आपने जिक्र फरमाया। आज भी एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर जो बाकी तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ चेयरमैन साहब के साथ सेटल हो गए, उनके
सिंध की गवर्नमेंट के साथ जो इश्यूज थे वो भी डेवलपमेंट के इश्यूज ही है। तो ये मामला तय तकरीबन हो जाएंगे, कोई ऐसा भी नहीं है। उधर से भी जज्बा यही था। हाँ, दरमियान में कुछ हमारे दोस्तों का भी, मुस्लिम लीग के कुछ दोस्तों का रवैया ऐसा रहा कि उन्होंने तल्ख लहजों में बातें की और तंदन बातें की। कुछ दोस्तों के मिजाज होते हैं ना कि वो मसाले लगा के या अपने जरा बड़ाई बयान करने के लिए तलखी पैदा कर देते हैं, जिससे क़यादत के लिए मसाइल खड़े होते हैं। उसके जवाब में हमारे दोस्तों का भी लहजा तल्ख हुआ, तो ये मुनासिब नहीं था। लेकिन ये क़यादत इस बात से बखूबी आगाह है कि इस वक्त मुल्क बड़े मुश्किल हालात में है, लिहाजा कोई डेडलॉक हम पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी बात को पहुंचाने के लिए का जो तरीकाकार तय किया गया, उसके अलावा रास्ता कोई नहीं था। अब मोर ओवर जो मेजॉरिटी में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए। अब वो ऐसी सूरत हाल नहीं है, काफी चीजें सेटल हो गई हैं, बाकी भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। और दोनों जमातों को हमें कोशिश करनी चाहिए, और खास तौर पे लीड पार्टी को, कि उनके मेंबरान की तरफ से कोई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू, को धमकी आमेज, को तंज की बातें ना हो, ताकि उसके जवाब में हमारी तरफ से भी तलखी ना हो। हमने इस मुल्क को इस गर्दाब से निकालने के लिए इकट्ठे चलना है तो काम बनेगा, और इत्तेहादों को चलाने के लिए आपस में इत्तेफाक के राय करना, एक एतमाद साजी की माहौल को जारी रखना, ये कुछ समझदार लोगों का काम होता है। हाँ, ठीक है। कायरा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे होगा सर कि अब जो पंजाब के इश्यूज हैं, ख़ास तौर पर कल की मीटिंग में भी ये कहा गया कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जा रहा है। सर, आप जो पंजाब के सियासी इश्यूज हैं, आपकी उन पर गहरी नज़र है, आप बताएंगे कि पंजाब में पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जा रहा है, क्या इश्यूज फेस कर रही है पीपल्स पार्टी? देखिए, मैंने अर्ज किया ना, बस उसमें डेवलपमेंट के इश्यूज भी हैं, उसमें जो हमारी जिली तंजीमें हैं उनकी अकोमोडेशन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियां हैं, कई सारे इश्यूज होते हैं जो कंस्टिट्यूएंसीज के हैं। वो आप साफियों को सारी बातें होंगी तो आप कहेंगे अच्छा ये मसला था। हमारा ये भी मसला है कि हमारी कंस्टिट्यूएंसी के लोग हमसे तवक्को करते हैं कि हम उनके जो छोटे छोटे काम हैं गलियों नालियों के, ये भी कराएं। अब उसमें प्रॉब्लम्स यकीनन आते हैं। आज भी हमारी मीटिंग हुई है और वो है सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे तवक्को है कि हो जाएगा। अच्छा सर, एक मुख्तसर अगर ये बता दें कि पीटीआई ने अब अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया है कि वो अगर चाहें तो पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर सियासी जमातों से बातचीत करें और वो फिर आके खान साहब को बताएं कि ये तजावीज़ हैं। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है? अचकज़ई साहब बीच में एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, कोई सियासी इस्तेकाम आ सकता है इस फैसले से? देखिए, अचकज़ई साहब हमारे सीनियर सियासतदान हैं, उनका बड़ा एहतराम है हमें, लेकिन इमरान खान साहब का अपना मिजाज ये है कि वो अपने साथी, उनके अपनी जमात के लोग, उनके जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन हैं या चेयरमैन हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं या बाकी सीनियर लोग हैं, उन्होंने कई मौके पे बातें की हैं और उसके बाद खान साहब ने उससे विड्रॉ कर लिया है, तो उसको वीटो कर दिया है। अब अल्लाह करे कि महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ वो बात जो उन्होंने की है इस पे खड़े रहें ताकि कोई बेहतरी का रास्ता निकल सके। चलें, ठीक है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। रऊफ हसन साहब, फारूक सत्तार साहब और कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।